हमारे देश की एक अच्छी बात पता है क्या है? यहाँ जनता जागरूक है। अपने मुद्दों के लिए आवाज उठाने की हिम्मत वे रखते हैं। और सरकार ने भी इन मुद्दों के लिए पब्लिक मंच दिया है और सबसे फेमस प्रोटेस्ट मंच है राजधानी में बसा जंतर मंतर। लेकिन इन मुद्दों का दुर्भाग्य ये है कि सबको मीडिया कवरेज नहीं मिलता। अब सरकार ने एक मंच तो दे रखा है, लेकिन इन मुद्दों को ब्रॉडकास्ट करे कौन? सरकार तक और देश के अलग अलग हिस्सों तक अपनी आवाज को कैसे पहुंचाया जाए, ये है चैलेंज। अब यहाँ पे आता है मीडिया का रोल एंड इम्पोर्टेंस। वर्तमान में जो एजुकेशन का मुद्दा चल रहा है हमारे देश में, जिनके फेस बने हुए हैं सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी लीडर, देखा जाए तो ये मुद्दा केवल एक सेगमेंट का ही तो है, एजुकेशन और स्टूडेंट्स का। लेकिन एक सेगमेंट वाला इशू कैसे देखते ही देखते नेशनल इशू बन चुका है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट को भरपूर मीडिया कवरेज मिल गया। शायद आप और मैं कभी इस प्रोटेस्ट में फिजिकली पार्टिसिपेट भी ना करें, लेकिन आजकल जिस तरह से टीवी में न्यूज चैनल्स ऑन करते हैं, मोबाइल स्क्रीन ऑन करते हैं, तो यही मुद्दा चल रहा है। आप शायद इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करो ना करो, लेकिन एक ओपिनियन तो फॉर्म हो चुका ही है ना? तो आप देख रहे हो एक मीडिया का पावर कैसे काम करता है, कैसे एक नेशन के मूड को एक्टिवेट कर दिया और जंतर मंतर के एनर्जी को एस्केलेट करके जजंतरम मंतरम हो गया। लेकिन ये प्रोटेस्ट अपने पॉपुलैरिटी के साथ साथ उतना ही बैकलैशेस एंड क्रिटिसिज्म्स भी खा रहा है। जैसे कि हम देख रहे बहुत ही अतरंगी एक्टिविटीज एंड स्लोगन्स हाईलाइटिंग राम सीता, आरएसएस मुद्दा, हिंदू समाज बस नाम रहेगा अल्लाह का, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस एंड सो ऑन। एंड समवेयर मैंने कहीं पढ़ा भी कि दिस प्रोटेस्ट इज लुकिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट एग्जाम पेपर लीक प्रोटेस्ट। तो ये सब क्यों हो रहा है, इसी बारे में मैं अपनी तरफ से एक एक्सपर्ट ओपिनियन और एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, क्योंकि मैं भी जंतर मंतर में धरने पे बैठी हूँ। साल 2017 गोरखालैंड मूवमेंट ऑफ द गोरखा कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से मैं भी बिलोंग करती हूँ, बड़े स्केल वाला मूवमेंट बाद दार्जिलिंग से लेके दिल्ली राजधानी तक पहुंची और हम एवरीडे बेसिस पे धरने पे जाते थे जंतर मंतर। 5,000 10,000 भीड़ आराम से, और यही जून जुलाई का ही महीना था। जून जुलाई की दिल्ली वाली गर्मी फेल हमारे जोश और जुनून के सामने। तो वो गोरखालैंड मूवमेंट को आज के स्टूडेंट प्रोटेस्ट के साथ मैं जरा नापतोल करके देखती हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं दिखता। भीड़ के हिसाब से भी सेम, सीरियसनेस के हिसाब से भी सेम। तो फर्क कहाँ है? जवाब है मीडिया कवरेज। इस मुद्दे को हाईलाइट कर करके इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल इशू बना दिया और उसके ऊपर सोनम वांगचुक जैसे तगड़े तगड़े चेहरे एंड एक और एड ऑन इन्फ्लुएंशियल पीपल, पब्लिक फिगर्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आ के इस मुद्दे को इन द हिस्ट्री ऑफ जंतर मंतर सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। और हमारा गोरखालैंड मूवमेंट एक नेशनल इशू होते हुए भी कभी भी नेशनल इशू बन ही नहीं पाया, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम मीडिया। शुरू शुरू में सोशल मीडिया का उपयोग हो रहा था टू स्प्रेड द न्यूज एंड गैदर सपोर्ट, लेकिन वो भी देखते देखते स्टेट सरकार ने बैन कर दिया इंटरनेट इन दार्जिलिंग। सो ये दुर्भाग्य है हमारे देश के बहुत सारे मुद्दों के साथ। और उस साल जंतर मंतर में केवल हमारा ही गोरखालैंड का मुद्दा नहीं चल रहा था, हमारे साथ साथ अपने अपने मुद्दों को लेकर धरने पे बैठे थे एक्स आर्मीज, फार्मर्स, लेकिन ना उनको मीडिया मिला ना हमको मीडिया मिला। तो बात तो वही हो गई, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसने देखा। तो आज का स्टूडेंट प्रोटेस्ट के साथ जो एक नैरेटिव सेट हो चुका है कि ये प्रोटेस्ट अपने मुद्दे से भटक गया है, कुछ अलग ही स्लोगन्स एंड डिमांड चल रहा है, तो इस नैरेटिव को मैं कंप्लीटली एग्री नहीं करती। जितना मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, ईमानदारी के साथ एक रीजन तो मैं भी दे सकती हूँ। अब जंतर मंतर में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के साथ साथ फॉर बाकी प्रोटेस्ट भी चल रहे होंगे जिनको कभी मीडिया कवरेज मिला ही नहीं। तो फाइनली जब उनको दिखा यहाँ पे तो भर भर के मीडिया है, उनको भी लगा ही होगा चलो लगे हाँ तो हम भी दिखने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे मैं उन एंटी नेशनल स्लोगन्स एंड डिमांड्स के बारे में कतई बात नहीं कर रही, मैं बस केवल उन संवैधानिक मांगों के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे कि हमने देखा एलजीबीटी है, सेव मणिपुर भी आ गया। अब ये मांगे तो देश के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, बस अपने अपने ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज को लेके एक मसला है जिसके लिए एक सरकार से सॉल्यूशन की अपील है। तो उसी टाइप का गोरखा कम्युनिटी का एक संवैधानिक मांग है गोरखालैंड, एक सेपरेट स्टेट, सेपरेट आइडेंटिटी, एक सेपरेट स्टेटहुड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चर, ट्रेडिशंस, हेरिटेज, हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड सो ऑन। एंड बाय द वे गोरखालैंड मूवमेंट कुछ साल पुराना भी नहीं है, 100 साल क्रॉस हो चुका है। एंड मैं खुद एज अ 90s किड या एक जेंजी हो गए, हम तो चौथे, पांचवे, छठे जेनरेशन से है जो इस चीज की मांग कर रहे हैं। लेकिन मेरी हैरानी इस बात पे है कि हमारे देश में जो संवैधानिक मांगे है दशक दशक, सेंचुरी सेंचुरी पुराना,
इनका भी भारत सरकार क्यों सोल्यूशन नहीं ला पा रही है। डिमांड फॉर गोरखालैंड एक रीजन से उठ के नेशनल इशू बन गया। दार्जिलिंग से स्टार्ट हुआ, दिल्ली राजधानी तक पहुंचा, बाद में सिक्किम, एंटायर नॉर्थ ईस्ट एंड बड़े बड़े सिटीज लाइक बैंगलोर तक आया हमारे सपोर्ट में। लेकिन इन सब के बावजूद जो एक भारत सरकार का रवैया रहा हमारे मुद्दे पे, अरे ये तो माइनॉरिटी है, ये तो रीजनल मुद्दा है, इसको साइडलाइन करो, ये तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन बाद में तो चाय भी ठंडी पड़ जाती है, पीने लायक नहीं रहती। तो इस तरह से हमें दुखी राम कर दिया और इतने सालों में ना गोरखालैंड मिला, ना ही उसके आसपास, ना ही उससे मिलता जुलता कुछ मिला हमको। हाथ लगा तो केवल निराशा और एक तरफा प्यार जो हम करते आ रहे हैं भारत सरकार से। एक तरफा प्यार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब तो लगने लगा है हम जैसे माइनॉरिटी गोरखा कम्युनिटी को उतना प्यार नहीं करती भारत सरकार, और कहीं ना कहीं एक सेकेंड क्लास सिटीजन ट्रीटमेंट तो है। और ऐसे दुख भरे माहौल में अचानक से कुछ कुछ इंटरव्यूज में पीएम मोदी जी दिखाई देते हैं ये कहते हुए कि इनकी सरकार रीजनल एस्पिरेशंस को बढ़ावा देती है। फिर से एक उम्मीद की किरण जागती है। तो ऐसा करते करते थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा डाउट, लेकिन मामला तो अभी भी डामाडोल ही है। वो कहते हैं ना कि जिसको जहां होना चाहिए वो वहीं पे रहे। तो इस कहावत के हिसाब से मैं अपील करती हूँ सरकार से कि दार्जिलिंग पहाड़ के लिए गोरखा बहुत सही बंदे हैं, द राइट कम्युनिटी फॉर द हिल्स, क्योंकि हम अपने कर्म और धर्म से प्रकृति पूजक है। भारत माता ने भी अपनी अंश दार्जिलिंग के लिए अवश्य ही बहुत सोच समझ के ही निर्णय लिया होगा, और कहा होगा कि मेरी प्यारी बेटी, मेरी हरी भरी पहाड़ी बेटी, मेरी रानी बेटी दार्जिलिंग, इसकी सुरक्षा के लिए मैं किसको भेजूं, कौन है इस लायक। अरे हाँ, गोरखाओं को भेजती हूँ, क्योंकि ये लोग क्षत्रिय होने के कारण रक्षा करना इनके खून में है, और उससे भी बड़ी बात ये लोग प्रकृति पूजक है। तो इनके संगत में मेरी बेटी को भरपूर पालन पोषण संस्कार मिलेगा, और ये हमेशा हंसती खेलती हरी भरी खुश रहेगी। मैं आशीर्वाद देती हूँ कि इन दोनों का साथ और संगत कभी ना छूटे। जब से दार्जिलिंग है तब से ही गोरखा है, लेकिन इस सच्चाई को भारत सरकार कागज में डिक्लेयर नहीं करती। सच कहूं तो हम लोग खुश नहीं है। अब इस बात को कैसे डेकोरेट करके और डिप्लोमेटिकली बोला जाए। ये तो हमारी भक्ति है भारत माता के लिए और गोरखालैंड की जिद, जिसकी वजह से हम जीवित है, और जीवित से थोड़ा आगे जाके हम जीना चाहते हैं भरपूर अपने भारत माता की गोदी में। लेकिन सरकार हमेशा आड़े आ जाती है, और इसी के कारण हमारे हिस्से का दुख, किसी ग्रुप का फ्रस्ट्रेशन, किसी माइनॉरिटी का गुस्सा, ये सब कुल मिला के रिजल्ट दिखता है हैप्पीनेस इंडेक्स में। जी हाँ, 2026 के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से आउट ऑफ 147 कंट्रीज इंडिया की रैंकिंग है 116। तो ये हमारे अकेले दुख के कारण तो इंडिया की रैंकिंग इतनी लो नहीं हो सकती। इसका मतलब बहुत सारे समुदाय है जो दुखी है। डेमोक्रेसी में हम जैसे छोटे छोटे ग्रुप्स और कम्युनिटीज के वोट्स शायद कम हो सकते हैं, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन कम नहीं है। इसीलिए हमारी आवाज को अनसुनी ना किया जाए, हमारी मांगों को अनदेखा ना किया जाए, क्योंकि ये भी भारत की बात है।